लवी, रोशन, स्वाति, अजय, विनीता, रिंकेश, उसके बाद दीपा, रमेश, चीकू, खुशबू, अल्पा, रोहताश, रीता, दिव्या, खुशबू, प्रिया, उसके बाद रश्मि, नीलम, कुमार पाल, मंजू और अर्चना, मिश्र सी सैनी, पूजा, उसके बाद असलम, आलोक, प्रशांत, मोनू, मान्यता, वीरू, निक्की, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि आज हम शुरू करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स जो आपके देश में हुए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपका चैप्टर रहेगा क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन ये आपका चैप्टर है आज का। आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हम कह सकते हैं, इनको क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ये प्यारे बच्चे हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ने के बाद हम गांधी युग में चले जाएंगे और गांधी जी के सारे आंदोलन पढ़ने के बाद फिर अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो उसके बाद आपका जो है एक चैप्टर रह जाएगा जिसका मैंने आपको बोला था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, जो मैं एक साथ ही कोशिश करूंगी खत्म कराने की, और आपका सिलेबस जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो प्लीज अब ये डिस्कशन पूरी क्लास में मत करना कि सिलेबस कब खत्म होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता चुकी हूं और बार बार डेली हम एक बात करें वो सही नहीं है बच्चों, है ना। डेली मैं आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देती रहूं क्लास में आके कि भाई कब सिलेबस होगा, जबकि मैं सिलेबस पूरा डिस्कस कर चुकी हूं। कितनी क्लासेस में होगा ये भी मैं आपका डिस्कस कर चुकी हूं। तो प्लीज अब आप ध्यान से सुनेंगे। जब हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे तो हम महाराष्ट्र में पढ़ेंगे, ठीक है, बंगाल के अंदर पढ़ेंगे, दिल्ली के अंदर पढ़ेंगे, और फिर आपके भारत के बाहर जो आपके ऐसे जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, ठीक है, उसके लिए हम फिर यहाँ पे जो है वो भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक है, आप परेशान ना हो। मैं आपको बता दूं कि मेरे फेस से आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन तबीयत मेरी ठीक है, ठीक है। और फेस से इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं थी, है ना, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे साथ थोड़े से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो इसलिए। बाकी मेरी तबीयत आज बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता है तबीयत खराब होगी तो कोई टीचर कैसे पढ़ा पाएगा, है ना, नहीं पढ़ा पाएगा फिर। चलिए फिर अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। और हम यहाँ पे बेटा टाइम पे मत जाओ, बोर्ड का टाइम मैं इसको ठीक करा दूंगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये लाइव क्लास है और आपकी तारीख है आज 11, ठीक है, 11 अगस्त है, और इस समय 12:06 हो रहे हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो क्रांतिकारी आंदोलन जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो आप यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। क्या लिखेंगे आप? महाराष्ट्र में क्रांतिकारिता, महाराष्ट्र में क्रांतिकारिता, क्योंकि हम सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में ही पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारिता, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन महाराष्ट्र, एक्टिविटीज इन महाराष्ट्र, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन महाराष्ट्र, लिख लीजिए फटाफट से। और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी वो थे वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के ने। लिख लीजिएगा, यहां पर लिखिएगा, महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधि शुरू करने का श्रेय, या ऐसे गतिविधि शुरू करने वाले वासुदेव बलवंत फड़के थे, वासुदेव बलवंत फड़के।
बलवंत फड़के थे। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखूंगी मैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिखिएगा, द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन महाराष्ट्र started in महाराष्ट्र was started, ऐसे लिखना, was started by the वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। अब इन्होंने मैम ऐसा क्या किया था कि इनको कहा जाता है कि जो है इन्होंने यहां पे शुरुआत की थी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे, तो जैसे आप मुझसे पूछेंगे कि एक्टिविटी शुरू की, तो इन्होंने ऐसा क्या शुरू किया मैम जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया तो वो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। तो प्यारे बच्चे, इन्होंने क्या किया, डकैतियां डाली। डकैती समझते हो, जैसे आज के समय पे हम कहते हैं कि डकैत आ गए, तो डकैतों का काम होता है चोरी करना, लूटपाट करना। तो मैम इन्होंने चोरी की थी, लेकिन चोरी क्यों की थी? क्योंकि इन्हें अंग्रेजों से लड़ना था, और अंग्रेजों से लड़ने के लिए इन्हें हथियारों की जरूरत थी। और अंग्रेजों ने क्या किया हुआ था, अंग्रेजों ने जो है हथियारों पर कंट्रोल बनाकर रखा हुआ था, भारतीयों पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। तो आपको मैं ये बता दूं यहां पर प्यारे बच्चे कि आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि हमारे क्रांतिकारियों को इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना पड़ा क्योंकि उन्हें अंग्रेजों का सामना करने के लिए उन्हें भी हथियारों की जरूरत थी। तो वासुदेव बलवंत फड़के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए डकैती डाली। और डकैती किस चीज की डाली? हथियारों को लूटा था। क्यों लूटा था? क्योंकि तभी हम उनका सामना करने वाले थे। ठीक है, तो जल्दी से आप यहां पे लिखें, लिखें जल्दी से। तो आप क्या लिखेंगे कि इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए पहली बार सशस्त्र संघर्ष किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए डकैतियां डाली। तो इन्होंने किसके लिए डकैतियां डाली? संघर्ष करने के लिए। संघर्ष करना था, तभी तो अंग्रेजों को बाहर हम निकाल पाते। इतना आप लिख लो। ठीक है, इतना आप लिखो फटाफट, फिर मैं आपको आगे लिखवाती हूं। ठीक है, आगे फिर तब मैं लिखवाती हूं आपको अगली स्लाइड में। हो गया है, आगे देखो। अगर मैं प्यारे बच्चे आपसे बात करती हूं तो इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए, भारत से बाहर खदेड़ने के लिए, खदेड़ना समझते हो, मतलब निकालने के लिए, खदेड़ने के लिए पहली बार सशस्त्र संघर्ष किया। पहली बार सशस्त्र संग्रह किया, मतलब शस्त्रों के साथ, सशस्त्र का मतलब होता है शस्त्रों के साथ, सशस्त्र संघर्ष किया। बस इतना इनफ है, सशस्त्र संघर्ष किया। अब आप इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखिए फटाफट से। क्या कहते हैं, ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया एंड कमिटेड, एक मिनट रुको, ऐसे लिखना, सॉरी एक मिनट पहले लिखना, एक मिनट रुक जाना बेटा। थोड़ा सा संघर्ष किया, हाँ ऐसे लिखना, एक मिनट ऐसे लिखना, आर्म्ड स्ट्रगल, ऐसे लिखना, आर्म्ड स्ट्रगल for the first time, for the first time to drive the, to drive the British out of India। बेटा एक मिनट रुकिएगा, बस आप नोट कीजिएगा।
ठीक है, तो इन्होंने पहली बार संघर्ष किया। अब देखो महाराष्ट्र में अब आपका आगे प्यारे बच्चे फिर से यहां पर क्रांतिकारी गतिविधि शुरू होंगी। तो आप देखेंगे यहां पर एक इन्होंने इनका खत्म हुआ। अब देखो यहां पे पहली बार अंग्रेज मारे जाएंगे 22 जून 1897, 22 जून 1857 यहां पे क्या हुआ, पूना में सर्वप्रथम राजनीतिक हत्या हुई, राजनीतिक हत्या। अब यह हत्या किसकी हुई है, तो आपको मैं बता दूं अंग्रेजों की। और यह पहली बार था जब महाराष्ट्र में पूना में सर्वप्रथम राजनीतिक हत्या हुई थी। देखिएगा, द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर, द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर the first political murder to Europeans, पूना में सर्वप्रथम राजनीतिक हत्या हुई, सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या हुई। यूरोपे लिखना रह गया यहां पर, सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या हुई। हत्या हुई और यूरोपियंस कौन थे आपके यहां, मैम अंग्रेज थे। द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर टू यूरोपियंस इन पुणे, पुणे में सर्वप्रथम किसकी हत्या हुई, अंग्रेजों की। क्योंकि यूरोपियंस कौन थे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूरोपियंस मतलब मैम अंग्रेज थे और अंग्रेजों ने यहां पर हत्या की है। तो 22 जून 1897 को यहां पर यह हत्या हुई थी। और प्यारे बच्चे यह हत्या किसने की थी और हत्या किसकी हुई थी, देखो यहां पर जो हत्या की गई थी या हम कह सकते हैं कि जो मर्डर किया गया था उसमें 2 अंग्रेज थे और मर्डर का कारण भी मैं बताऊंगी। देखो यहां पे एक तो यहां पे अगर मैं बात करती हूं तो चार्ल्स रैंड, क्या नाम था एक अंग्रेज का, चार्ल्स रैंड। और इसकी हत्या क्यों की गई थी और किसने की थी, कारण भी बताऊंगी। तो ये कौन था, प्लेग समिति का प्रधान बनकर आया था। अभी आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। प्लेग समिति का प्रधान, या पहले मैं स्टोरी सुनाती हूं आपको। हेड ऑफ प्लेग कमेटी आप लिख सकते हो, हेड ऑफ प्लेग कमेटी। देखो हाँ मैं वही कहती हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ता है तो टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। या तो ये ऑप्शन है कि मैं हिंदी में लिख के आपको पढ़ा दूं और फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूं, पीडीएफ एडवांस में तैयार है। अगर आप इसके लिए रेडी हैं कि हम हिंदी में समझ लेंगे और आप हमें बाद में बायलिंगुअल पीडीएफ दे देना मैम, उसमें से हम लिख लेंगे तो फिर थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। समय जाता है लिखने में, जाहिर सी बात है, और समय जाता है इसी वजह से टाइम भी लग रहा है सिलेबस में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को वर्ड टू वर्ड हिंदी चाहिए, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश चाहिए। अब सुनिए क्या था एक्चुअली यहां पे 2 लोग हैं, चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं के नाम मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं आपसे बात कर दूं प्यारे बच्चे तो आप देखोगे यहां पर कि जो चापेकर बंधु हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर चार्ल्स रैंड जो कि आपका प्लेग समिति का अध्यक्ष बनकर यहां पे आया था उसकी हत्या करी और उसके साथ एक और अंग्रेज है उसकी भी हत्या करी। कारण यह था कि चार्ल्स रैंड को जब पूना में मैंने आपको बताया सॉरी बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर तो ये मैंने आपको बताया था पुणे में प्लेग फैला हुआ था और मैंने आपको यह भी बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं तो वो आपका कैंसिल किया गया था और आपका पहले वो पुणे में होने वाला था लेकिन बंबई में किया गया था, ठीक है, बंबई में किया गया था। 1897 है बेटा, 1857 नहीं है, 1897, ठीक है। तो आप यहां पे ये देखेंगे प्यारे बच्चे कि जब यहां पे ऐसा किया गया
तो आपको मैं बता दूं कि पुणे में इस प्लेग को रोकने के लिए यहां पर भेजा गया चार्ल्स रैंड को। अब यहां पे इसने चार्ल्स रैंड ने आके क्या किया, पुणे में आकर यहां पे लोगों पे इसने बहुत ज्यादा अत्याचार किए और उन्हीं अत्याचारों का बदला लेने के लिए यहां पर चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या की थी। तो यह पहली राजनीतिक हत्या थी, मतलब पहली बार महाराष्ट्र में अंग्रेजों की हत्या की गई थी और करने वाले कौन थे, चापेकर बंधु। तो यह पूरा कारण था कि भाई इसे भेजा गया जाकर प्लेग को रोको, प्लेग को किसी भी तरीके से कंट्रोल करो। इसने क्या किया, लोगों पर अत्याचार किए, लोगों का शोषण किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब देखो, यहां पे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में पुणे में क्या हुआ था, सर्वप्रथम राजनीतिक हत्या हुई थी। और यह हत्या किस किस की हुई थी, तो पुणे में प्लेग समिति का प्रधान था वॉल्टर चार्ल्स रैंड, ठीक है। इसको तो मारना ही था, लेकिन इसके साथ में एक व्यक्ति और गलती से मर गया जिसका नाम था आयर्स्ट। आप पूरा लिख सकते हो, लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, इसकी भी हत्या हो गई और ये गलती से मारा गया था। तो इन दोनों की हत्या की गई, मारना केवल इसको था लेकिन ये भी मारा। अब बात आती है कि हत्या किसने की, तो हत्या करने वाले कौन थे बेटा जी, चापेकर बंधु। चापेकर बंधु, इन लोगों ने इस हत्या का इस चीज का बदला लिया कि इन लोगों ने क्या किया था, शोषण किया था लोगों का। तो ये चापेकर बंधु कौन 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 थे, तो आप कहोगे दामोदर चापेकर, दामोदर चापेकर, दामोदर चापेकर, ठीक है, इन्होंने मर्डर किया था। और एक व्यक्ति थे यहां पे बालकृष्ण चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। और बेटा जी ये दोनों ब्राह्मण थे, कौन थे ये दोनों, ये दोनों ही आपके ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे ये दोनों। और इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स रैंड और आप कह सकते हो कि मैम लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या की थी। और भाई अंग्रेजों की हत्या करी थी तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों को पकड़ा जाएगा और पकड़कर इनको फांसी भी दी जाएगी। तो ये चापेकर बंधु क्या किया गया, फिर इन्हें ये पकड़े गए और जब पकड़े गए बेटा जी तो इनको दी गई फांसी, ठीक है। तो लिखिएगा पकड़े गए और 18 अप्रैल 1858 को, 18 अप्रैल 1898 में इन दोनों को फांसी दे दी गई, इन दोनों को फांसी दे दी गई, ठीक है। पीडीएफ तैयार है एहसान, इसकी पीडीएफ के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, पीडीएफ इसी के नीचे मिलेगी। आपको बोल तो दिया पीडीएफ तैयार है, पीडीएफ ऐसा नहीं है कि मैं इसमें से पहले लिखवा दिया फिर मैं आज आपको वेट कराऊंगी, पीडीएफ इसके साथ ही मर्ज करके चली जाएगी। जितना मैं पढ़ाऊंगी उतना हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर मैं आपसे पूछूं महाराष्ट्र में क्रांतिकारिता की शुरुआत किसने की थी, वासुदेव बलवंत फड़के ने, अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए। फिर मैम यहाँ पे पहली बार 2 अंग्रेजों की हत्या की गई, करने वाले चापेकर बंधु थे जिसमें चार्ल्स रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट था। केवल मारना था चार्ल्स रैंड को, लेकिन मैम लेफ्टिनेंट आयर्स्ट भी यहां पर मारा गया। और इनको मारने का कारण था कि जो चार्ल्स रैंड प्लेग समिति का प्रधान बनकर आया था पुणे में, उसने लोगों पर काफी अत्याचार किए थे और उसी चीज का बदला यहाँ पे चापेकर बंधुओं ने लिया था। तो यह आपका क्रांतिकारिता की शुरुआत हो चुकी है और चापेकर बंधुओं को 18 अप्रैल 1898 में फांसी हो गई थी। फिर आपने एक सुना होगा महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत ही फेमस समिति है अभिनव समिति, आपने सुना होगा इसका नाम और मैं आपको इसके बारे में भी पूरा बताऊंगी। बेटा 18 अप्रैल 1898 हो गया, हो गया, आगे चलिए। बहुत बढ़िया, अनुशीलन समिति की डेट्स मेरे पास यहां पे लिख के आने लगी है। देखो अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे यहां पर बात करती हूं तो सबसे पहले आप एक हेडिंग देंगे, एक हेडिंग देंगे अभिनव भारत, अभिनव भारत। अब इसके बारे में जरा ध्यान से सुनना, अभिनव भारत के प्यारे बच्चे जब हम इसकी बात करते हैं तो 1899 में आपका एक स्थापना की गई थी मित्र मेला,
मित्र मेला की क्या की गई थी? आप कहोगे कि मित्र मेला 1899 में इसकी हुई थी स्थापना। और ये स्थापना किसने की थी? तो आप कहोगे स्थापना की गई थी वीडी सावरकर जी द्वारा, बाय द बीडी सावरकर जी। इन्होंने क्या किया था? जिन्हें आप कहते हैं, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर जी। और ये जो स्थापना की गई थी बेटा जी, ये की गई थी नासिक में। और नासिक आप जानते हो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो इन्होंने इस मित्र मेला की शुरुआत की थी। और आपको मैं बता दूं कि मित्र मेला 1899 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1899 में किसमें किया गया था? आप कहोगे वीडी सावरकर जी द्वारा नासिक में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो मित्र मेला है प्यारे बच्चे, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे मैम? मित्र मेला ही बोलेंगे, मित्र मेला। और ये जो मित्र मेला है यही क्या बना? 1904 में इसी का नाम हो गया अभिनव भारत। तो अभिनव भारत का पुराना नाम क्या था? मित्र मेला। और ये अभिनव भारत कब बना था? तो आप कहोगे 1904 में ये अभिनव भारत बना था। और जब ये अभिनव भारत बना, या ये जो मित्र मेला था प्यारे बच्चे, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या थे? तो ये क्रांतिकारी संगठन है। ये क्या है? क्रांतिकारी संगठन, यानी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ये संगठन बनाए गए हैं। रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये आपके यहां पर हैं। और 1904 में यही आपका मित्र मेला क्या बना था? अभिनव भारत बना था। और ये आपको मैं ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र में प्रथम क्रांतिकारी संगठन था, प्रथम क्रांतिकारी संगठन, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। प्रथम क्रांतिकारी संगठन महाराष्ट्र में यही था। फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन महाराष्ट्र आपका यही था, महाराष्ट्र के अंदर। मैं महाराष्ट्र में बात कर रही हूं, ध्यान रखिएगा। और इसमें आपके वीडी सावरकर जी के साथ में इसमें एक प्रमुख व्यक्ति और थे। बताइए क्या नाम था उनका? प्रमुख व्यक्ति यानी मेन पर्सन। तो आप कहोगे गणेश सावरकर जी थे मैम। कौन थे बेटा जी? इन्हीं के भाई गणेश सावरकर जी, गणेश सावरकर जी। ये भी इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, गणेश सावरकर जी, इन्हें आप कह सकते हैं इस संस्था के प्रमुख व्यक्ति थे। अब ये जो गणेश सावरकर जी हैं, इन्हें दी जाएगी सजा। और जो इनको न्यायाधीश सजा देगा उसी का बदला फिर लिया जाएगा और उसको खिसका दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि प्यारे बच्चे, अगर हम अभिनव भारत की बात करते हैं तो अभिनव भारत के बारे में आपको समझ में आया कि इसका पहले नाम था मित्र मेला। इसके दो व्यक्ति मेन थे, वीडी सावरकर जी और गणेश सावरकर जी। ये महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन था और महाराष्ट्र के अंदर प्रथम क्रांतिकारी संगठन यही था। प्यारे बच्चे, जब हम गणेश सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। गणेश सावरकर जी को 9 जून 1909 को नासिक के जिला दंडनायक, नासिक के जिला दंडनायक यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नासिक के जिला नायक ने काले पानी की सजा दी थी। काले पानी की सजा दी। काले पानी की सजा दी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सजा दी तो आपका ये एक क्वेश्चन आ सकता है मेरे से, मैम इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? तो बेटा जी इसका नाम है जैक्सन। और इसी जैक्सन की अब होगी हत्या। क्यों होगी? और पहले ये बताओ कि मैम काले पानी की सजा क्या होती है? काले पानी की सजा हम
किसको कहते हैं? तो बेटा जी काले पानी की सजा क्या होती थी? देखो अंडमान एंड निकोबार में या अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में एक जेल हुआ करती थी और उस जेल में क्या किया जाता था? कैदियों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता था और वहां पे कहा जाता था कि एकदम अंधेरे वाली जेलें होती थी, मतलब छोटा सा कमरा, उसमें बहुत अंधेरा होता था और ये आपकी जो है वो अंडमान निकोबार में आपकी ये जेल हुआ करती थी जिसको आप कहते हो कि जहां पर काले पानी की सजा देकर लोगों को भेज दिया जाता था। तो काले पानी की सजा उस समय पर सबसे कठोर सजा होती थी। तो ये आपका यहां पे है। अब ये गणेश सावरकर जी किससे जुड़े हुए हैं? तो मैम आपने अभी बताया कि अभिनव भारत से जुड़े हुए हैं और क्योंकि ये अभिनव भारत से मैम जुड़े हुए हैं तो ये एक क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी हैं मतलब अंग्रेजों के खिलाफ है और इसीलिए अंग्रेजी जो जज है जिसका नाम है जैक्सन, इसने इन्हें क्या दिया है? काले पानी की सजा। और इसी चीज का बदला किससे लिया जाएगा? जैक्सन से लिया जाएगा और जब जैक्सन से लिया जाएगा तो यहां पे एक हेडिंग हमें देनी पड़ेगी, नासिक षड्यंत्र केस। कि नासिक षड्यंत्र केस क्या था? नरेश जो भी आपके डिफिकल्ट वर्ड हैं सब इंग्लिश में हैं, इसलिए ओवर रिएक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे को पता है कि कहां पर बच्चे को दिक्कत आ सकती है। जैसे जिला दंड नायक मैंने लिखा, मुझे पता था कि बच्चा यहां पे जिला दंड नायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं कंफ्यूज हो सकता है। बाकी इतनी हिंदी आप जरूर समझ सकते हैं कि सजा देना क्या होता है और मैं आपको बोल चुकी हूं कि इसके साथ ही आपको अभी तुरंत क्लास के बाद जब ये पीडीएफ मिलेगी तो इसके साथ में आपको बोर्ड पीडीएफ में आपका कंबाइंड पीडीएफ होकर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। बहुत टाइम जा रहा है बेटा, एक एक वर्ड हिंदी और इंग्लिश में लिखने में बहुत समय चला जाता है और जो भी टफ वर्ड है मैं लिख रही हूं। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश को एकदम इग्नोर कर रही हूं या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को एकदम इग्नोर कर रही हूं। आप लोग बस ओवर रिएक्ट करते हो हर चीज को लेकर। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए यहां तक की बातें समझ में आई? तो जैक्सन ने किसको काले पानी की सजा दी है? तो आप कहोगे कि मैम जैक्सन ने जो है वो आपके गणेश सावरकर जी को सजा दी है और इसका बदला लेंगे लक्ष्मण कन्हारे और जैक्सन को यहां पर वो मार देंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे आप तो यहां पे क्या हेडिंग लिखेंगे? यहां पे हेडिंग लिखेंगे मैम नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस ये क्या था? ठीक है, नासिक षड्यंत्र केस, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस और ये आपका नासिक मतलब महाराष्ट्र का केस है। अब बेटा आपका ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1909 में, 1909। अब देखिए यहां पर जब नासिक षड्यंत्र केस की बात करते हैं तो एक डेट लिखेंगे 21 दिसंबर 1909, 21 दिसंबर 1909। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ था? जिला दंड नायक, जिला दंड नायक यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या, जैक्सन की हत्या लक्ष्मण कन्हारे, लक्ष्मण कन्हारे द्वारा गोली मारकर, गोली मारकर कर दी गई। अब मुझे बताइए क्यों मारा था जैक्सन को लक्ष्मण कन्हारे जी ने? चलिए कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने बच्चे मुझे इसका रीजन दे पाते हैं कि इसकी जो हत्या की गई थी आखिर वो हत्या इन्होंने क्यों की थी। मुझे आपसे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, बताइए। मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है जैक्सन, उसकी हत्या की है लक्ष्मण कन्हारे जी ने और लक्ष्मण कन्हारे जी ने जब इसकी हत्या की है तो कब की थी? 21 दिसंबर 1909 को। ठीक है, आ रही हूं तारा, अभी बताऊंगी बेटा, अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए और मुझे यह बताइए कि इसकी हत्या क्यों की गई है, ये आपको मुझे बताना है। जल्दी से बताइए मुझे कि इसकी हत्या क्यों की गई है। अब देखो इस हत्या के, इस हत्या के
अभियोग में लक्ष्मण कन्हारे, ठीक है, लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णाजी गोपाल कर्वे, गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे जी, विनायक देश पांडे जी, इन सबको दी गई बेटा जी फांसी 19 अप्रैल 1911 को। इसी को आप इतिहास में कहते हैं ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैम गणेश सावरकर जी को इसने काले पानी की सजा सुनाई थी। वेरी गुड, इसका मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो गया। अब ये नासिक षड्यंत्र केस क्यों कहा जाता है? क्योंकि नासिक षड्यंत्र केस इसलिए कहा जाता है, इन लोगों ने मिलकर क्या कर दी थी। वैसे मेन यहाँ पे रोल किसका था? लक्ष्मण कन्हारे जी का, तो आपको ये याद रखने हैं। लेकिन इनके साथ 2 व्यक्ति और क्यों पकड़े गए? क्योंकि ये सारे के सारे एक ही संस्था से जुड़े हुए थे, जिसका नाम मैंने आपको बताया अभिनव भारत। बेटा गणेश सावर जी की हत्या थोड़ी की थी समीर, उनको काले पानी की सजा दी थी। मैंने कहां लिखवाया कि गणेश सावरकर जी की हत्या की थी जैक्सन ने? गलत। जैक्सन की हत्या की है आपके लक्ष्मण कन्हारे जी ने, कृष्ण जी गोपाल कर्वे जी ने और विनायक देश पांडे जी इनके साथ में थे। इसीलिए इन लोगों को यहां पे गिरफ्तार किया गया और प्यारे बच्चे 19 अप्रैल 1911 में यहां पर इनको फांसी दी गई। अब तारा का एक प्रश्न है कि इसमें वीडी सावरकर जी को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि वीडी सावरकर जी भी तो अभिनव भारत से जुड़े हुए थे। तो वीडी सावरकर जी को पता है कहां से गिरफ्तार करके लाया गया? ब्रिटेन से गिरफ्तार करके लाया गया। तो इन तीनों लोग को तो फांसी हो गई। अब आगे देखिए, अब यहां पे वीडी सावरकर जी का यहां पे बात आती है। देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनिएगा बेटा, मैं बहुत आराम आराम से आपको बता रही हूं चाकी चीजें आपका। देखो इसी केस में मतलब नासिक षड्यंत्र केस में, इसी केस में वीडी सावरकर जी को ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। इतनी बात समझ में आई? और क्या किया गया? इन पर और इनके साथ 27 अन्य व्यक्तियों पर 27 अदर पर्सन्स, ठीक है, इनके साथ में इनके साथ 27 अन्य व्यक्तियों पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया। नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया। इनका भी हाथ इसमें माना गया था, चलाया गया। तो वीडी सावरकर जी और उनके साथ में कितने 27 अन्य व्यक्तियों पर यहां पे ये केस चला और इसमें वीडी सावरकर जी को आजीवन कारावास दिया गया था। आजीवन कारावास मतलब कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। आजीवन कारावास यहां पे उनको दिया गया था। सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट क्या दिया गया इसमें? तो आप कहोगे कि मैम वीडी सावरकर जी, इनको इस केस में मिली थी आजीवन कारावास, इनको यहां पे दिया गया आजीवन कारावास। और लक्ष्मण कन्हारे जी को क्या हो गई थी बेटा जी? फांसी। तो इनके साथ ये जितने भी अभिनव भारत के लोग थे सब पर यह मुकदमा चला था। सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, सेंटेंस टू लाइफ ये आपका है यहां पे, ठीक है बेटा।
तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये आपके वीडी सावरकर जी और उनके साथ चले अन्य व्यक्तियों पर आपका क्या था, आप कहोगे नासिक षड्यंत्र केस था। इतनी बात समझ में आई। अगर यहां से आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका यहां से कोई प्रश्न है, एक बार मैं दोबारा पूरी कहानी सुनाती हूं। बेटा 1899 में मित्र मेला की स्थापना हुई। वीडी सावरकर जी उसके संस्थापक थे और उनके साथ प्रमुख व्यक्ति थे गणेश सावरकर जी। 1904 में मित्र मेला ही अभिनव भारत बना। मित्र मेला या अभिनव भारत महाराष्ट्र के अंदर हम कह सकते हैं कि एक प्रथम क्रांतिकारी संगठन था और ये क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ही बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पे एक व्यक्ति जो गणेश सावरकर जी को सजा देता है काले पानी की, जिसका नाम है जैक्सन, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर था। उसने उन्हें काले पानी की सजा दी। इस बात का बदला लेने के लिए लक्ष्मण कन्हारे जी ने जैक्सन की हत्या कर दी थी। लक्ष्मण कन्हारे जी को फांसी की सजा दे दी गई और वीडी सावरकर जी को ब्रिटेन से पकड़कर भारत में लाया गया। भारत में लाया, उनके साथ में और 27 अन्य व्यक्तियों पर एक केस चला जिसे हम इतिहास में नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। नासिक षड्यंत्र केस में वीडी सावरकर जी को आजीवन कारावास की सजा दी गई और यह था आपका अभिनव भारत। क्या आपको यह बात अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, क्या ये बात आपको ऋषि ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी क्रांतिकारी संगठन है और उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए होंगे सबको पकड़ा जाता है, क्योंकि पुलिस, आपने ऐसा देखा है जैसे हम क्या कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आपने देखा होगा कि एक मछली अगर खराब होती है तो पूरा तालाब को हम खराब मान लेते हैं। तो यहां पर वैसे भी जितने भी क्रांतिकारी हैं सबका एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है कि भैया अंग्रेजों को बाहर खदेड़ो। और इनको फांसी हो रही है ना, तो इनको फांसी जब हो रही है तो आप खुद सोच के देखो कि इनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। ये लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। तो आपने मुझसे जो एक ये क्वेश्चन पूछा कि बाकी लोगों को सजा क्यों हो रही है, क्योंकि बाकी लोग भी उस संस्थान से जुड़े हुए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और अंग्रेज क्या करते थे, सबको पकड़ पकड़ के फांसी पे चढ़ाते थे, चाहे किसी ने भी मर्डर किया हो। तो अंग्रेजों का यह था कि भैया ये सारे उससे जुड़े हुए हैं, इन सबका हाथ इसमें है। ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी यहां पे अभी काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को फांसी की सजा होगी और वो किसने अंजाम दिया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। भगत सिंह जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जितने लोग साथ में होते थे अंग्रेजी सरकार किसी को नहीं छोड़ती थी। इतनी बात समझ में आ गई? मजा आ रहा है क्लास में? मजा इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि ये आपके क्रांतिकारियों का संघर्ष है, आपके सामने आ रहा है कि कितने लोगों ने अपनी जो है जान गंवाई है, कितने लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राणों का त्याग दे दिया, तब जाकर हम आजाद हुए हैं। और इस आजाद भारत में भी अब आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। आपके जो लोग हैं, अपने जो हमारी जो डिमांड्स हैं हम उनको नहीं रख सकते, पुलिस हम पर लाठियां बरसा रही है। अब पुलिस वालों को हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस वालों को ऑर्डर्स मिलते हैं प्रशासन से और प्रशासन ऊपर काम करता है। जिस आजाद भारत की हम बात कर रहे हैं उस आजाद भारत में हमारे टीचर्स को पीटा जा रहा है, जिसे हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। निर्मा जी एग्जाम्पल मैंने नहीं, अंग्रेजों का मानना था। ठीक है, जैसे हमारे यहां हम गलत चीज के लिए एग्जाम्पल लेते हैं तो अंग्रेज हमें, आप मछली की बात कर रही हैं, अंग्रेज हमें कीड़ा मकोड़ा भी नहीं समझते थे। अंग्रेज समझते थे कि हम उनके पैर की जूती के बराबर भी नहीं हैं, हमारी कोई कीमत उनकी नजर में नहीं थी। ठीक है, हमारे उनकी नजर में हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। अंग्रेजों का मानना था कि एक एक अगर इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर कोई गलत है तो मतलब वो पूरा इंस्टीट्यूशन गलत है। अब देखो आगे, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। अब बंगाल में हम लोग देखेंगे
जब आप बंगाल में देखेंगे प्यारे बच्चे तो यहां पर एक आपकी संस्था आती है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति ये क्या है? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्रांतिकारी संगठन होगा, लेकिन अभी नहीं। अनुशीलन समिति, जब आप इस अनुशीलन समिति की बात करते हैं तो इसकी स्थापना बेटा ये की गई थी 1902 में। ध्यान से सुनिएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी, पूरी डेट आप लिख सकते हैं 24 मार्च 1902। 24 मार्च 1902 यह आपका होगा। मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल भी दिया था कि वहां जब अंग्रेजों ने अपने रेस्टोरेंट्स ओपन किए थे तो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसा लिखवाया था। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो आप देखेंगे स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1902 को अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। अब बात आती है कि संस्थापक कौन था? फाउंडर्स, संस्थापक यानी फाउंडर, फाउंडर्स कहेंगे क्योंकि यहां पे कई लोग थे। एक लिखिएगा प्रथम नाथ, प्रमथ मित्रा, प्रमथ मित्रा, पुलिन दास जी और सतीश चंद्र वसु जी। सतीश चंद्र वसु जी। अब क्या ये अनुशीलन समिति अभी एक क्रांतिकारी संगठन है? जी नहीं, ये आपका अभी क्रांतिकारी संगठन नहीं है। यहां पे सतीश चंद्र वसु जी और पुलिन दास जी और प्रमथनाथ मित्र जी ने जब इसको स्थापित किया, लेकिन इसका क्या हुआ? सॉरी बेटा, इसका होगा रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसे किया जाएगा पुनर्गठित। अब ये जो अनुशीलन समिति है इसके बारे में लिखिएगा कि इसका क्या किया गया? पुनर्गठन, इसको किया गया रीऑर्गेनाइज्ड। और जब इसको रीऑर्गेनाइज्ड किया तो किस किसने किया? एक है वारिंद्र कुमार घोष जी, ठीक है, एक है आपके वारिंद्र कुमार घोष जी और दूसरे हैं भूपेंद्र नाथ दत्त जी। भूपेंद्र नाथ दत्त जी, इन दोनों ने मिलकर इसको रीऑर्गेनाइज्ड किया, मतलब इसका पुनर्गठन यहां पर कर दिया। और ये पुनर्गठन किया गया 1907 में और इसे बना दिया एक क्रांतिकारी संगठन, इसे बना दिया एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप फटाफट से यहां पे लिख लें। तो अब इसने क्या क्या किया? सबसे पहले होगा मुजफ्फरपुर बम कांड। ठीक है बेटा, इस सब में मुझे नहीं पढ़ना है कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, ये आप खुद तय कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या करना चाह रहा है। और मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि ये जो आपके जो टीचर्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, ये अपना वीक पॉइंट यहां पर दिखा रहे हैं। उनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, उनको तो इस समय एक रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं इसका कोई ना कोई फायदा उठाता है। यही तो हमारे इतिहास ने हमें सिखाया है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी, तभी तो अंग्रेजों ने हमें बांट दिया और ऐसा बांटा कि आज तक हम एक नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपका ये अनुशीलन समिति क्या है? तो मैम ये है एक क्रांतिकारी संगठन। कब बना? 1907 में, जब इसको रीऑर्गेनाइज्ड किया गया। स्थापना इसकी वैसे कब हुई थी? 1902 में। अब मैं अगर आपको यहां पे बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो आप यहां पे ये देखेंगे कि अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो एक हेडिंग आप देंगे मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड, ये तो आपने सुना होगा, है ना। और ये बम कांड कब हुआ था? तो 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908, मुजफ्फरपुर बम केस 1908। देखो यहां पे एक व्यक्ति है किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड, सॉरी किंग्सफोर्ड। और ये जो किंग्सफोर्ड है ये आपका कौन था? कलकत्ता का क्रूर मजिस्ट्रेट था।
कलकत्ता का क्रूर मजिस्ट्रेट, जरा ध्यान से सुनना, कलकत्ता का क्रूर, क्रूर मतलब समझते हो, जो बहुत ज्यादा अत्याचार करता है, ठीक है। कौन था ये क्रूर मजिस्ट्रेट? लिखिएगा किंग्सफोर्ड, क्रूर मजिस्ट्रेट ऑफ कलकत्ता, क्रूर मजिस्ट्रेट ऑफ कलकत्ता। उस टाइम पे बेटा जी कोलकाता को कलकत्ता ही कहते थे। और आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्रूर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। और अत्याचार किस पर कर रहा था? ये हमारे क्रांतिकारियों पर, हमारे देश के उन लोगों पर जो हमारी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर कलकत्ता का क्या था, तो आप कहोगे कि मैम क्रूर मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड। अब इस किंग्सफोर्ड ने क्या किया था? मैंने आपको बताया कि इसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया था, क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया था, यानी इसने क्रांतिकारियों पर बहुत अत्याचार किए थे। He had given a lot of trouble to the revolutionaries. ठीक है, काफी अत्याचार इसने किए थे जब ये कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था। अब जब ये कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था तो इसने हमारे क्रांतिकारियों को बहुत ज्यादा कष्ट दिया और इसी चीज का बदला लिया जाएगा इससे मुजफ्फरपुर में। अब ये जो किंग्सफोर्ड है, इस किंग्सफोर्ड की हुई बेटा जी पदोन्नति। पदोन्नति समझते हो? पदोन्नति का मतलब होता है बेटा जी प्रमोशन, और इसका प्रमोशन करके इसे भेजा गया मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पदोन्नति होकर कहां पर आया ये? मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर में इसे पोस्ट दी गई सत्र न्यायाधीश की। सत्र न्यायाधीश किसको कहते हैं? तो बेटा जी सेशन जज। तो ये मजिस्ट्रेट से क्या बन गया था? सेशन जज बन गया था। और सेशन जज बनाकर इसको कहां भेजा गया? तो आप कहोगे मैं मुजफ्फरपुर में इसे भेजा गया था। अब जब इसे मुजफ्फरपुर में भेजा गया तो बेटा जी मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908, यहीं लिख रही हूं इसी के नीचे, 30 अप्रैल 1908 को, ये डेट आप ध्यान रखेंगे, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक कर उसे मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वह बच गया। और स्वतंत्रता आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई, क्योंकि उस समय जिस समय बम फेंका गया उस समय पर ये दोनों किंग्सफोर्ड की गाड़ी में थी। अब बात आती है कि मैम इसको मारने का प्रयास किस किसने किया था? तो बेटा जी ये आपका जो इसकी हत्या का प्रयास 2 लोगों ने किया था। एक हैं आपके प्रफुल्ल चाकी जी और एक थे प्यारे बच्चे खुदीराम बोस जी। अब इन दोनों को क्या कर लिया? दोनों को नहीं, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी जी ने क्या कर लिया? इन्होंने कर ली आत्महत्या।
इन्होंने किया सुसाइड। और सुसाइड कैसे किया? गोली मारकर। इन्होंने खुद को गोली मार ली, सुसाइड कर लिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि मैम यहां पे किंग्सफोर्ड तो बच गया और मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई, और जो प्रफुल्ल चाकी जी थे उन्होंने अपने आप को जो है गोली मार ली। और जो आपके खुदीराम बोस जी हैं प्यारे बच्चे, इन्हें दे दी गई फांसी। और इन्हें फांसी कब दी गई थी? तो कहा जाता है लगभग 18 वर्ष की आयु, अप्रोक्सीमेटली लगभग 18 वर्ष की आयु थी इनकी। और एक क्वेश्चन आपका इतिहास में बनता है, तो आपको बता दूं कि सबसे कम उम्र में फांसी इन्हें ही दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी किसको दी गई थी? तो आप कहेंगे सबसे कम उम्र में मैम जो फांसी दी गई थी वो खुदीराम बोस जी को ही दी गई थी। सबसे छोटे क्रांतिकारी जिनको यहां पर फांसी की सजा दी गई, आप देखेंगे तो इनको फांसी की सजा कब दी गई थी, ये एक प्रश्न यहां पर बनता है। तो 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को। अब एक बार आप इसको रिवाइज कर लो। मैम एक व्यक्ति था जिसका नाम है किंग्सफोर्ड, ये कलकत्ता में मजिस्ट्रेट था। इसने हमारे क्रांतिकारियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। इस चीज का बदला यहाँ पे खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी जी तब लेते हैं जब किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर प्रमोशन पाकर आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसकी गाड़ी पर बम फेंकते हैं 30 अप्रैल 1908 को। लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया क्योंकि उस समय किंग्सफोर्ड गाड़ी में नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन से सहानुभूति, मतलब जो आपके भारतीयों का साथ देने वाले एक व्यक्ति हैं मिस्टर कैनेडी, उनकी वाइफ और उनकी पत्नी की इसमें हत्या हो गई और आपके प्रफुल्ल चाकी जी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस जी को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रफुल्ल चाकी जी ने क्या किया था? शूट हिमसेल्फ, खुद को ही गोली मार ली। तो इसको कहते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। आज ही का दिन था 11 अगस्त। बात समझ में आ गई? अतुल मीना जी बोर्ड पे टाइम गलत है, अभी मैंने आपको बता दिया क्लास के स्टार्टिंग में ही। पिछली स्लाइड दिखा दूं? ये लीजिए पिछली स्लाइड देखिए और फटाफट बेटा लिखकर मुझे बताइएगा। हाँ बैक दिखा दी है मैंने, लिखिए आप फटाफट। है ना? गुस्सा आ रहा होगा ना पढ़ते हुए कि काश उस समय हम होते। बेटा लिख लिया है तो प्लीज जल्दी आप बताएं। बहुत बढ़िया, डन। आगे आइए बच्चे, अब हम यहां पे बेटा बात करते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर क्या फेंका गया है? बम। अब अंग्रेजी सरकार ये कोशिश करेगी कि भैया ये बम बन कहां पर रहे हैं, ये बम कहां से आ रहे हैं इन लोगों के पास में जो ये लोग बम फेंक रहे हैं।
तो बम आखिर कहां पर बन रहे हैं, और इस चीज की तलाश में निकलेगी अंग्रेजी पुलिस और छापे मारेगी और वहां पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करेगी, जिसमें अरविंदो घोष, वारेंद्र घोष, ये सब शामिल होंगे। और उन पर जब ये केस चलेगा तो उसी को कहेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, आप लिख सकते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। देखिए, सरकार किसकी है ये मत भूलना कि इस समय में अंग्रेजों की है। सरकार ने मानिकटोला उद्यान एवं कलकत्ता, मानिकटोला उद्यान एवं कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाश में, मतलब जो इलीगल आर्म्स थे, हमारे लिए तो भाई इलीगल ही होती थी हर चीज, इनके लिए आप लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इलीगल वेपन्स, इनकी करनी थी इनको तलाश कि कहां से इनके पास बंदूकें आ रही हैं, कहां से इनके पास बम आ रहे हैं। अवैध हथियारों की तलाशी के लिए अनेक स्थानों पर छापे मारे, और इन्होंने जब यहां पे छापे मारे बेटा, तो इसमें 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 34 व्यक्ति गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके बेटा जी इनको रखा गया अलीपुर कहां पड़ता है, कलकत्ता, अलीपुर कारागार में रखा गया। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर रखा गया। अलीपुर कारागार में रखा गया था इन लोगों को, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा था अलीपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, अब इन 34 लोगों में आपके अरविंदो घोष और प्लस वारेंद्र कुमार घोष भी शामिल थे। वारेंद्र कुमार घोष भी शामिल, ये लोग भी इसमें इंक्लूडेड थे इस केस के अंदर, जिन्हें आप कह रहे हो कि मैम आपके जो हैं अरविंदो घोष और वारेंद्र कुमार घोष। और ये आपका जो ये केस चला, इसी को हम क्या कहते हैं, इन लोगों पर जो केस चला इसी को हम कहते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस, क्योंकि एक तरीके का षड्यंत्र ही कह सकते हैं हम इसको, एक तरीके का क्या कह सकते हैं हम इसको, षड्यंत्र कह सकते हैं। और इन लोगों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार इसमें जो मेन किरदार हैं वो ये लोग हैं, वारेंद्र कुमार घोष जी और अरविंदो घोष जी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसी केस को हम क्या कहते हैं, अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ प्यारे बच्चे, कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ के कुछ भारतीय भी इतने बदतमीज थे कि वो अंग्रेजों से भी ज्यादा बड़े दुश्मन थे। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जो इन 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, इन 34 व्यक्तियों में आपके ये दोनों शामिल हैं। अब यहाँ पे एक व्यक्ति इन 34 में ऐसा है जो कह रहा है कि इन सबके खिलाफ मैं गवाही दूंगा, मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। कौन है वो, भारतीय है, किसके साथ था, इनके साथ। लेकिन अब उसे मौत का डर बन गया है, और मौत का डर जब उसको बना है तो वो क्या कह रहा है कि मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस बेटा जी 1908 में हुआ था। ठीक है, अब यहां पे आप लिखेंगे कि इस केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था, जबकि वो भारतीय था। केस, और इस केस में अगर हम बात करेंगे तो सरकारी गवाह कहा कि मैं बन जाऊंगा भैया सरकारी गवाह, मुझे बचा लो बस, नरेंद्र गोसाई। अब इसने सरकारी गवाह बनने के लिए क्यों राजी हुआ, ताकि मैं बच जाऊं।
किसी भी तरीके से मुझे सजा ना हो, नरेंद्र गोसाई ने कहा कि मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चे, यहां पर कुछ आपके क्रांतिकारी हैं, उन्होंने कहा कि तू तो अंग्रेजों से भी बड़ा गद्दार है, और इसकी कर दी गई जेल में ही हत्या। हत्या कहां पर हुई है बेटा? जेल में। जेल में हत्या की गई इसकी। और जेल में हत्या करने वाले वो व्यक्ति, दोनों लोग कौन थे जिन्होंने इसकी हत्या की थी? एक का नाम था प्यारे बच्चे जी यहां पर सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। और एक थे कन्हई लाल दत्त जी। कन्हई लाल दत्त। इन लोगों ने इसकी हत्या कर दी कि तू तो बिल्कुल भी जीने लायक नहीं है, तू तो अंग्रेजों से भी बड़ा हमारा दुश्मन है, और इनकी हत्या यहां पे कर दी। तो किस किसने? सत्येंद्र नाथ बोस, कन्हई लाल दत्त ने नरेंद्र की जेल में ही हत्या कर दी। मैम कब की थी? तो बेटा जी हत्या की थी 31 अगस्त 1908 को। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से पहले तुम जैसे लोगों का खात्मा बहुत जरूरी है। और फिर जब इन दोनों ने इसकी हत्या कर दी तो इन लोगों को भी क्या हो गई? इन लोगों को भी फांसी हो गई नवंबर 1908 में। तो ऐसे ऐसे भारतीय आपके देश में थे। एक तरफ अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, और जब मौत का डर आ गया तो मैं सरकारी गवाह बन जाता हूं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलीपुर षड्यंत्र केस में कौन गवाह था? तो आप किसका नाम लिखोगे? नरेंद्र गोसाई अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बना, जिसकी हत्या यहां पर कर दी गई थी सत्येंद्र नाथ बोस जी के द्वारा और कन्हई लाल दत्त के द्वारा। और इन दोनों को भी नवंबर 1908 में फांसी दे दी गई। अब देखो जो आपके, अब इस केस में और क्या हुआ? इस केस में जो वारिंद्र घोष जी थे, वारिंद्र घोष जी और इनके साथ अन्य सदस्य, ठीक है, जितने भी अन्य सदस्य थे, मतलब जो इनके गुट में शामिल थे, वारिंद्र घोष जी के गुट में शामिल थे, इनको दी गई आजीवन काला पानी की सजा। आजीवन काला पानी की सजा इनको मिल गई। अब इस केस में एक व्यक्ति का नाम और बचा है जिनका मैंने आपको बताया था। एक व्यक्ति है मैम यहां पर अरविंदो घोष जी। अरविंदो घोष जी के यहां पर प्यारे बच्चे, अरविंदो घोष जी यहां पर बच गए। बच कैसे गए? क्योंकि यहां पर आपके इनको बचाने वाले थे आपके प्रसिद्ध वकील चित्तरंजन दास जी। ये इस केस में बच गए। और किसने बचाया इनको? इनको चित्तरंजन दास जी ने बचाया। इनको प्रसिद्ध वकील चित्तरंजन दास जी या CR दास जी ने बचाया। इन्होंने बहुत प्रयास किया CR दास जी ने, और अरविंदो घोष जी को बचा लिया। तो इस केस में कौन बच गया? आप कहोगे कि मैम अरविंदो घोष जी बच गए। ठीक है, अब आप आएंगे दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन दिल्ली। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन दिल्ली बहुत ही छोटा सा है ये दिल्ली में। देखो अगर मैं बात करती हूं तो आपको मैंने बताया था कि 1912 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दिल्ली को राजधानी बनाया गया, बताया था मैंने। बताओ कौन भारत आया था इस समय? बनाया गया।
और जब दिल्ली से आप मतलब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हो रही परिवर्तित हो रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि इस समय पर जो वायसराय था वो कौन था? हॉर्डिंग सेकंड। अब ये हॉर्डिंग सेकंड बेटा जी ये घूमने निकल गया, और घूमने कहाँ निकला? चांदनी चौक में। चांदनी चौक कौन सा? जो आज आप दिल्ली में जानते हैं, और जहां पर आप जानते हैं कि बहुत बड़ा कपड़ों का मार्केट है, जहां पर लोग शादियों में शॉपिंग करने आते हैं। बिल्कुल जॉर्ज पंचम आया था 1911 में, और उसने ही इस चीज को अनाउंस किया था, और मैंने बताया था कि अनाउंसमेंट 1911 में हुई थी, लेकिन राजधानी परिवर्तन 1912 में हुआ था। मतलब राजधानी बन गई थी 1912 में दिल्ली। तो आपको मैं बता दूं बेटा, बताया तो मनीषा मैंने, सीआर दास जी का फुल नेम है चितरंजन दास जी। चितरंजन दास जी बेटा बोला मैंने, ठीक है। तो यहां पे जो हॉर्डिंग सेकंड है ये आपका कहां पर निकला? तो आप कहेंगे कि हॉर्डिंग सेकंड जो है ये मैम यहां पर 23 दिसंबर 1912, 23 दिसंबर 1912 ये आपका चांदनी चौक में, चांदनी चौक से गुजर रहा था, और क्या किया गया? इस पर बम फेंका गया। तभी यहां पर इसके ऊपर बम फेंका गया, बम फेंका गया, लेकिन यह बच गया, लेकिन यह बच गया, मतलब मरा नहीं। इसी को कहते हैं दिल्ली बम कांड। इसी को क्या कहते हैं बेटा जी? दिल्ली बम कांड। अब एक क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने ये तो बताया ही नहीं कि बम किसने फेंका था या किसने इसके लिए प्लानिंग की थी। तो चांदनी चौक से जब ये गुजर रहा था तो इसके ऊपर बम फेंका गया, लेकिन ये बच गया, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को बेटा, इसी घटना को हम कहते हैं दिल्ली बम कांड। दिल्ली बम कांड इसी को हम कहते हैं। बच्चा कह रहे दिल्ली में ये डेट क्या लिखी हुई है बेटा? यही तो है दिल्ली बम कांड की डेट। दिल्ली में षड्यंत्र, रोहतांश, डेट तो मैं लिख चुकी हूं, ठीक है। अब इस बम कांड में जो ये बम कांड हुआ, इसमें मुख्य भूमिका, मेन रोल किसका था? मेन रोल, तो नाम लिखेंगे आप रास बिहारी बोस जी, रास बिहारी बोस जी। और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे, सचिंद्र सान्याल जी, सचिंद्र सान्याल जी। सचिंद्र, एक मिनट, सान्याल, मैंने सान्याल लिख दिया है, सचिंद्र सान्याल जी। इन दोनों ने मिलकर इसकी प्लानिंग की थी, रास बिहारी बोस जी और सचिंद्र सान्याल जी, ठीक है। इसमें आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब यहां पे बम फेंकने का कार्य किसने किया? बम फेंकने का कार्य मतलब बम किसने फेंका? प्लानिंग तो इन लोगों ने की थी, लेकिन बम फेंकने का कार्य लिखिएगा वसंत विश्वास जी और बेटा जी मनमथ विश्वास जी, मनमथ विश्वास जी। अब इस केस में 13 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। इन लोगों ने क्या किया था? बम फेंकने का कार्य किया था। और 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा मतलब केस, मुकदमा चलाया गया 13 यहां पे जो लोग हैं उन पे। और इसमें आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चे, और कौन कौन शामिल था इसमें? मास्टर अमीर चंद,
मास्टर अवध बिहारी जी, मास्टर अवध बिहारी जी। ठीक है, ये मेन लोग हैं, उनका नाम लिख रही हूं। बाल मुकुंद जी, और बसंत कुमार जी, ये भी इसमें शामिल थे इस बम्ब कांड में। ठीक है, बाल मुकुंद जी और आपके बसंत कुमार जी। और इसी को हम क्या कहते हैं? दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस। और इसमें भी एक सरकारी गवाह बन गया। सरकारी गवाह कौन बना यहां पर? हमारे भारतीय कम थोड़ी थे। सरकारी गवाह था दीनानाथ। तो आपको समझ में आया दिल्ली षड्यंत्र केस क्यों चलाया गया था? ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम इसलिए चलाया गया था क्योंकि होर्डिंग पर बम फेंका था जिन लोगों ने, उन लोगों को अरेस्ट करके उन पे क्या चलाया गया। और ध्यान रखना कि जो इसमें रास बिहारी बोस जी हैं, ये जापान चले गए, ये जापान चले गए और फिर ये जापान में सुभाष चंद्र बोस जी की मदद करेंगे। लिख लीजिएगा बेटा जी, इस केस के बाद में ये जापान चले गए। अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगी विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। आज इतना ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगी कल। आज इतना ही रखते हैं बच्चों, बाकी की चीजें कल देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो दिल्ली बम कांड क्या था, किस किस का इसमें, कौन कौन इसमें शामिल थे, कितने लोग अरेस्ट किए गए थे, किसने बम फेंका था, किसने प्लानिंग की थी, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, थैंक यू।